वैश्वीकरण पे बात करेंगे। और वैश्वीकरण यानी कि जब हम लोग नई आर्थिक नीति 1991 को अपनाते हैं तो उसके बाद हम लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अपनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे, उसका सफर एक बार हम लोग तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को देख करके समझेंगे। सबसे पहला चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा कि उस चैप्टर के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो स्थितियां थी भारत के अंदर, उन स्थितियों के बारे में हमने चर्चा किया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसी थी, उद्योग क्षेत्र कैसा था, व्यापार क्षेत्र कैसा था, हमारा जनसांख्यिकीय स्थिति कैसी थी, इनके बारे में हमने चर्चा किया। एक एक करके मैं बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको साथ के साथ एक बार और रिवीजन होते हुए चले। पहला, अगर हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो कृषि क्षेत्र हमारा बहुत ही गतिहीन था। और उसकी गतिहीनता के मुख्य कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था वहाँ के जो भू बंदोबस्त प्रणाली थी, यानी कि जो हमारी भू बंदोबस्त प्रणाली थी जिसमें जमींदार लोगों का काफी ज्यादा जो है वो चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने देखा कि हमारी गतिहीनता का मुख्य कारण था यहाँ की बंदोबस्त यानी कि भू बंदोबस्त प्रणाली। और भू बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारी प्रथा बहुत बड़ा फैक्टर था। मध्यस्थों के बीच में, जो अंग्रेजों के बीच में तय हुआ था, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, वो जो किसान थे, जो काश्तकार थे, उनका जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता था और उन्होंने कृषि का को मतलब ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो गतिहीन होता चला गया। दूसरा फैक्टर की अगर हम चर्चा करते हैं तो दूसरा फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि गतिहीनता का मेन कारण था कि हमारे यहाँ पे न्यू तकनीकों की कमी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आधुनिकीकरण नहीं आया, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिटिश नहीं लेकर के आए, जिसके कारण हम लोग उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरा कारण था व्यवसायिक फसलों को उगाना, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उन सभी ने व्यवसायिक फसलों को उगाने के लिए हमारे ऊपर ध्यान दिया और उनको वही चीजें चाहिए थी जो वो उत्पादन करवाया करते थे और वो उनको बेचने के लिए बाहर भेजते थे। तो जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम लोग उत्पादित करके क्या करेंगे? है कि हमारा गतिहीन, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ज्यादा गतिहीन हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारा व्यापारिक सेक्टर कैसा था, तो व्यापारिक सेक्टर भी हमारा बहुत ज्यादा गतिहीन था, वही बहुत अच्छा जो है वो विकसित नहीं हुआ था। तीसरा, हमारा व्यापार की बात करें, विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम लोग निर्यात माल यानी कि कच्चे माल का निर्यात करते थे और तैयार माल को आयात करते थे, जिसके कारण हमारा जो व्यापार था वो सिर्फ ब्रिटेन से ही आमना सामना हो रहा था और किसी देशों के साथ हमारा व्यापार नहीं हो रहा था। और ब्रिटेन से भी हम लोग क्या करते थे, कच्चा माल देते थे और तैयार माल वापस लाते थे, तो उनका स्थिति भी बिल्कुल एकदम डमाडोल था। जनसांख्यिकीय स्थिति की बात करें, डेमोग्राफिकल स्टेटस की बात करें, तो शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लोगों में साक्षरता का अभाव था। तो इन सभी कारणों से जो क्वालिटी हमारा जनसंख्या का होना चाहिए वो क्वालिटी उस समय नहीं था। लेकिन जब हम आजाद होते हैं तो आजादी के बाद हम लोग कुछ पॉलिसीज को अपनाते हैं इन सभी क्षेत्रों को ठीक करने के लिए। और हम लोग जब उन पॉलिसीज की चर्चा कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र को विकसित किया, कृषि क्षेत्र को अच्छा करने की तरफ उपाय किया, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए उपाय किया, इसके अलावा जो हमारा औद्योगिक विकास, उसको विकास करने के लिए जो हमने कदम उठाया, उनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा बदहाल था। तो कृषि क्षेत्र को ठीक करने के लिए जो कदम हमने उठाया उसमें से जो पहला कदम था उसको हम बोलते हैं भूमि सुधार और दूसरा हम लोगों ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये दोनों पॉलिसीज को हम लोग लेकर के आए, जिसके कारण हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें ज्यादा सुधार हुआ। भूमि सुधार में हमने क्या किया, तो भूमि सुधार में मध्यस्थों का अंत कर दिया। जो काश्तकार और जो जमींदार थे जिनके बीच में बहुत तनातनी रहती थी और जो ज्यादा प्रॉफिट काश्तकार को नहीं देने दिया जाता था, तो उन मध्यस्थों को हमने हटा दिया। जो छोटे छोटे जोत थे उनकी जोतों की संख्या बढ़ाई, यानी कि उनकी जोतों का जो साइज था जोत का उसको हमने बढ़ाया। और जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी तो हमने उनका परिसीमन भी कर दिया। परिसीमन मतलब आप इतना लैंड रख सकते हैं, इससे ज्यादा है तो सरकार आपकी जमीन को ले लेगी, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज हमने अपनाया, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर में थोड़ा सुधार आया जब हम इंडिपेंडेंट यानी कि जब हम आजाद हो जाते हैं तब। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे तो हम लोग व्यापार की बात करते हैं, विदेशी व्यापार की। अब देखिए, विदेशी व्यापार जब हमारे पास सरप्लस होगा तो हम विदेशी व्यापार करेंगे।
तो हमारा विदेशी व्यापार भी जो है अन्य देशों के साथ हमारा संबंध स्थापित होना शुरू होता है। औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण के पिछड़ेपन के बहुत ज्यादा कारण था, क्योंकि देखिए हम लोग कृषि क्षेत्र पे डिपेंडेंट थे तो उनकी समस्याएं हमें पता थी, लेकिन जब हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा थी, जिसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद भी हमारी कुछ न कुछ औद्योगिक कमियां रह गई और जिनका परिणाम जो है हमें बाद में देखने को मिला। और उसी का नतीजा था कि हम लोगों ने 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के आए थे। अब क्या था ऐसा कारण? तो सबसे पहला जो उस समय औद्योगिक क्षेत्र के साथ जो जिस कारण से प्रोत्साहन नहीं मिल पाया वो था लाइसेंसिंग प्रथा। यानी कि गवर्नमेंट ये कहती थी यदि आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी उद्योग खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर दूसरा ये था कि अगर आपको विस्तार भी करना है तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर दूसरे चीजों का प्रोडक्शन करना है तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया जटिल थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो निवेशक निवेश करना चाहते थे, बड़े निवेशक थे नहीं, छोटे निवेशकों को प्रॉब्लम हो रही थी। इस कारण से निजी क्षेत्र का फैलाव उस समय नहीं हुआ और यही कारण था कि हमारा जो जितना हमारा विकास होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और इसके अंदर जो हम लोगों ने विस्तार से एक एक पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था उसको और ज्यादा डीपली जाकर के हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे और इनके लाभ हानि की समीक्षा करेंगे और वैश्वीकरण क्यों जरूरी है, उदारीकरण क्यों जरूरी है, इस तरीके से हमारा आर्थिक विकास कैसे बढ़ा, उन सभी की चर्चा करेंगे। और आज जो हम लोग जिस स्थिति में पहुंचे हैं उस स्थिति में पहुंचने के लिए और कौन कौन सी समस्याओं को हमने दूर किया और कौन कौन सी नीतियों को हमने अपनाया, उन सभी की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। यदि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी जब आप बेल बटन को दबाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।